Hey everyone, how are you all? I hope you are well and good. In today's class, we will read our chapter number 5 and the chapter is Glimpses of India. So, अगर मैं बात करूँ glimpses की, तो glimpses का मीनिंग होता है, वो होता है झलक, या फिर आप इसको झलकिया भी बोल सकते हैं। हिंदी में ग्लिम्सेस का जो मीनिंग होता है झलक। झलक का मीनिंग क्या होता है? एक नज़र। आपने गाना भी सुना होगा, इस तरह के गाने भी बहुत सारे बने हुए हैं कि रानी तेरी एक झलक पे मैं पागल, ये हो गया, झलक दिखला जा। तो झलक का मीनिंग होता है नज़र। तो यहाँ पर हम किसकी नज़र की बात कर रहे हैं, किसकी झलक की बात कर रहे हैं? इंडिया की। सो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमें 3 स्टोरीज दी गई हैं और तीनों में ही इंडिया की अलग अलग चीज़ें के बारे में बताया गया है। सो जो इसकी फर्स्ट स्टोरी है उसका नेम है अ बेकर फ्रॉम गोवा। गोवा की एक नानबाई या फिर गोवा का एक नानबाई। बेसिकली बेकर क्या होता है? जो सामान को बेक करता है। अब देखिए ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो बेक करके खाई जाती है। फॉर एग्जांपल केक हो गया, केक को हम बेक करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेड हो गया, ब्रेड को हम बेक करते हैं। बिस्किट्स होते हैं ना आपके, बहुत से बिस्किट्स ऐसे होते हैं जिनको बेक किया जाता है। कुकीज़ होती हैं, कुकीज़ को भी हम बेक करते हैं। सो इस चैप्टर के अंदर जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें हम गोवा के एक बेकर के बारे में जानने वाले हैं। इस चैप्टर को बेसिकली आपके क्लास में रखने का सीधा सा सिंपल मतलब ये है कि आपको पता हो कि आपका इंडिया कैसा कैसा है, अलग अलग समय में कैसा कैसा रहा है। अगर आप इंडिया घूमना चाहते हैं तो जब आप इंडिया घूम रहे होंगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगी, वो चीज़ ये होगी कि आपको बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी और इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें देखने को मिलेंगी। देखकर आप ये सोचेंगे क्या ये मेरा ही इंडिया है, आपको गर्व होगा बहुत। सो बेसिकली पर्पज़ ये है इन चैप्टर्स को आपके क्लास में डालने का कि आप चीज़ों को सीखें, आप देखें कि आपका इंडिया कैसा रहा है, आपके भारत में क्या क्या चीज़ें रही हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का, भारत की झलकियाँ हैं, फिर भारत के नज़ारे, उनमें हम गोवा के एक बेकर के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूँ, इस चैप्टर के जो ऑथर है उनका नाम है लूसियो रॉड्रिगेज। तो यहाँ पर जो लूसियो में लुइस नाम होगा, आई थिंक लुइस नाम है, लुइस रॉड्रिगेज। ऑलराइट, सो हमारे ऑथर हैं वो है लुइस रॉड्रिगेज। इन्होंने ही तीनों चीज़ें लिखी हैं और इसमें इन्होंने जो हमारा भारत है उसकी विभिन्न जगहों के बारे में बताया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट द ऑथर, यानी कि हम ऑथर के बारे में जानेंगे कि इस चैप्टर को जिन्होंने लिखा है वो कौन थे और वो क्या करते थे। ऑलराइट, सो लुइस रॉड्रिगेज 1916 to 1973 was a great कोंकणी एसेस्ट। लुइस रॉड्रिगेज थे वो, ये इनकी जन्म से लेके इनकी मृत्यु तक का टाइम लिखा हुआ है। उसके बाद बताया गया है वो एक महान कोंकणी निबंधकार थे। बेसिकली जो कोंकणी है वो एक लैंग्वेज होती है, जैसे हमारी हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, मराठी हो गई, बंगाली हो गई, उसी तरह से जो कोंकणी होती है वो एक लैंग्वेज होती है। तो लुइस रॉड्रिगेज एक कोंकणी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध या फिर बहुत ज़्यादा महान कोंकणी निबंधकार थे। एसेस्ट का मीनिंग होता है निबंधकार। He wrote several articles in English and Konkani in various periodicals and magazines. उन्होंने बहुत सारे इंग्लिश और कोंकणी में अलग अलग मैगजीन्स में आर्टिकल्स लिखे। He served as the visiting professor of folklore at many universities and also a professor of English in Mumbai and Goa. उन्होंने एक विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में, देखिए यहाँ पर जो फोकलोर है इसका मीनिंग है लोकगीत। जो लोकगीत होते हैं ना उन्हें हम फोकलोर बोलते हैं। उन्होंने एक लोकगीत के विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में काम किया। इसके अलावा वो मुंबई और गोवा में क्या रहे थे? इंग्लिश के प्रोफेसर भी रहे थे, प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश यानी इंग्लिश के प्रोफेसर रहे थे। देखिए जब भी हमें बताना हो कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो इंग्लिश का टीचर है या हिंदी का टीचर है
तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे इंग्लिश टीचर, हिंदी टीचर, हम बोलेंगे द टीचर ऑफ इंग्लिश, द टीचर ऑफ हिंदी। बिकॉज देखिए एक चीज़ होती है, अगर मैं आपसे कहूँ गोल्ड रिंग तो आपको क्या समझ में आएगा, एक ऐसी रिंग जो गोल्ड से बनी है। अगर मैं कहूँ आपसे डायमंड रिंग, एक ऐसी रिंग जो डायमंड से बनी है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहती हूँ इंग्लिश टीचर, तो एक ऐसा टीचर जो इंग्लिश से बना है, कोई सेंस हुआ इस बात का नहीं। इसीलिए इंग्लिश टीचर बोलना या किसी भी सब्जेक्ट के नाम टीचर बोलना वो रॉन्ग होता है। सही तरीका होता है द टीचर ऑफ इंग्लिश, द टीचर ऑफ हिंदी, द टीचर ऑफ संस्कृत। ऑलराइट, इस चीज़ को याद रखना। सो उन्होंने क्या किया था, मुंबई और गोवा में इंग्लिश के प्रोफेसर के रूप में भी सर्व किया था। ऑलराइट, नाउ वी विल रीड अबाउट द लेसन। अबाउट द लेसन यानी कि इस लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में हम लिखते हैं। द स्टोरी ऑफ अ बेकर फ्रॉम गोवा revolves around the relevance of a baker in the Goan culture, which dates back to the time when Portuguese ruled over the city of Goa. So ये जो स्टोरी है हमारी अ बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा का एक नानबाई, वो क्या करती है, देखिए रिवॉल्व्स अराउंड का मीनिंग होता है घूमना। गोल गोल जब घूमती है कोई चीज़ उसको हम घूमना बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर घूमने का मीनिंग ये है कि इसका जो पर्सपेक्टिव है, इसका जो अर्थ है वो इसी के आसपास है। किसके आसपास है, हमें आगे बताया गया है, एक बेकर के जो कि गोंड कल्चर से बिलोंग करता है। यार देखिए इंडियन कल्चर क्या होता है, इंडिया का कल्चर, इंडियन कल्चर। उसी तरह से गोंड कल्चर है वो होता है गोवा का कल्चर। गोवा के कल्चर को हम गोंड कल्चर बोलेंगे। और कल्चर क्या होता है, हमारी संस्कृति, हमारी रीत रिवाज। तो जो ये जो बेकर है वो गोवा से है और गोंड कल्चर के बारे में हमें बताया गया है, जो कि हमें उस टाइम में वापस ले जाता है, विच डेट्स बैक टू द टाइम, जो कि उस समय के बारे में बताता है, उस टाइम में ले जाता है व्हेन पुर्तगीज रूल्ड ओवर द सिटी ऑफ गोवा, जब पुर्तगीज जो थे वो गोवा के ऊपर राज कर रहे थे। देखिए आपने सुना होगा हिस्ट्री में कि जो भी पुर्तगीज आए थे हमारे देश के ऊपर जो शासन करने आए थे वो समुद्र के रास्ते से आते थे। और गोवा में क्या है, एक उसको कहेंगे उसको क्या बोलते हैं, जहाँ पर शिप्स आते हैं बहुत सारे, मेरे मन में नाम नहीं आ रहा है अभी, आई थिंक खैर, तो इतना याद रखो, मेरे मन में भी नाम नहीं आ रहा है, कि जहाँ पर शिप्स आते हैं ना तो पानी के रास्ते से वो आते थे। तो जब वो पानी के रास्ते से आते थे तो पानी के रास्ते से आने के लिए ऐसी बहुत सी हमारी उस टाइम पर कम जगह थी जिनमें हम लैंड कर सकते थे। तो गोवा उनमें से एक था, ठीक है। सो गोवा के रास्ते से पुर्तगीज आए थे और वो गोवा पर रूल कर रहे थे। तो जब ये बेकर की जो हमें स्टोरी बताई गई है ये उस टाइम की है जब पुर्तगीज का शासन हमारे देश पर चल रहा था। ऑलराइट, द पुर्तगीज में है लेफ्ट, जो पुर्तगीज थे वो चले गए। बाद में क्या हुआ, हमारे देश को आज़ादी मिल गई, गोवा आज़ाद हो गया और पुर्तगीज जो थे वो वापस चले गए। बट द ब्रेड मेकर्स कंटिन्यू टू हैव एन इनएविटेबल स्टेचर। सो यहाँ पर जो इनएविटेबल लिखा है इसका मीनिंग है ऐसी चीज जिसे हम अनदेखा ना कर पाए। तो यहाँ पर क्या हमें बताया जा रहा है, पहले क्या हुआ, हमारे देश पर पुर्तगीज का रूल था, पुर्तगीज हमारे देश पर शासन कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, जो पुर्तगीज थे वो छोड़कर चले गए, लेकिन जो ब्रेड मेकर्स हैं यानी कि ब्रेड बनाने की जो कला होती है, जो लोग ब्रेड बनाते हैं उनका अनदेखा स्टेटस बना रहेगा। यानी कि पुर्तगीज तो चले गए लेकिन वो जो हमें कला देके गए ब्रेड बनाने की वो हमारे अंदर बनी रही। ऑलराइट, इन दिस स्टोरी, इस कहानी में द ऑथर रिकॉल्स हिज चाइल्डहुड डेज। जो ऑथर हैं, जो लेखक हैं, वो अपने चाइल्डहुड डेज का मीनिंग होता है बचपन के दिन, बचपन के दिनों को याद करते हैं। एंड हिज एक्साइटमेंट ऑन सीइंग द बेकर, और वो अपनी उत्सुकता बताते हैं। एक्साइटमेंट का मीनिंग क्या होता है, एक्साइटमेंट का मीनिंग होता है उत्सुकता। ऑथर अपनी उत्सुकता
बताते हैं, जब वो बेकर को देखते थे, यानी कि जो ब्रेड बनाता था, जब वो उसको देखते थे उस तब उनकी उत्सुकता क्या होती है, उसके बारे में बताते हैं, इसके बारे में उन्हें याद आता है और उन्हें अपने बचपन के दिन याद आते हैं। वी वर एंथुजियास्टिक to the point that we would run to him as soon as we woke up without even brushing our teeth. So ऑथर बताते हैं, हम जो होते थे, हम कौन, ऑथर और उनके दोस्त बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होते थे जब हम उन्हें देखते थे और उनके पास दौड़ कर जाते थे, यहाँ तक कि हम बिना ब्रश किए हुए, अपने दांतों को बिना ब्रश किए हुए उठ जाते थे और भाग कर उनके पास चले जाते थे। उस समय पर हमारी क्या उत्सुकता होती थी, वो इसके बारे में याद करते हैं। ऑलराइट, सो ऑथर क्या है, बेसिकली हमें गोवा के एक बेकर के बारे में बताते हैं, कैसे जो बेकर होता था वो आता था और हम उठकर उसके पास दौड़ कर जाते थे। जैसे ही आपने देखा होगा, जब आप छोटे होंगे तब क्या होता था, आइसक्रीम वाला आता था, आइसक्रीम वाला घंटे बजाता था, आइसक्रीम वाला आता था ना, तो उसको देखकर जैसे आपको खुशी होती है, उसी तरह से मान लीजिए कि एक बेकर आता था, ये रहा बेकर, और जब ये आता था तो ऑथर इसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे, एक्साइटेड हो जाते थे। और कभी कभी क्या होता था, वो बिना दांतों को वो उठते थे, बिना दांतों को ब्रश करते थे और बेकर के पास दौड़ कर चले जाते थे। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। नाउ वी विल रीड आवर चैप्टर। अब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, हमारे इस चैप्टर में क्या स्टोरी दी गई है। सो आवर एल्डर्स आर ऑफन हियर reminiscing nostalgically about those good Portuguese days. सो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि जो हमारे बड़े हैं अक्सर कर याद करते थे, अक्सर कर उन्हें याद आती थी। नॉस्टैल्जिकली का मीनिंग होता है जब भी हमें अपनी पुरानी यादें याद आती हैं तो हम उसे बोलते हैं नॉस्टैल्जिया फील करना। ठीक है, तो जब हमें कोई पुरानी चीज़ें याद आती हैं तो उन्हें बोलते हैं नॉस्टैल्जिया फील करना। जो हमारे बड़े होते हैं अक्सर कर उन्हें याद आती हैं अबाउट दोज गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज, अपने पुराने अच्छे पुर्तगीज दिन। द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लोब्स ऑफ ब्रेड, पुर्तगीज और उनके प्रसिद्ध, फेमस का मीनिंग होता है प्रसिद्ध, जो लोब्स ऑफ ब्रेड थे, यानी कि ब्रेड के जो टुकड़े थे, ब्रेड के जो खंड थे, बेसिकली एक ब्रेड होता तो उसे बोलते हैं वन लोब्स ऑफ ब्रेड, दो ब्रेड होते हैं तो उनको बोलते हैं टू लोब्स ऑफ ब्रेड। बेसिकली ब्रेड के लोब्स होते हैं, ब्रेड के टुकड़ों को हम लोब्स बोलते हैं। सो जो हमारे बड़े हैं उन्हें अक्सर कर अपने पुराने अच्छे पुर्तगीज दिन और जो पुर्तगीज के फेमस लोब्स ऑफ ब्रेड थे वो याद आते थे। ऑलराइट, देखिए पुर्तगीज कहाँ से आए थे, अभी याद आया मुझे, पुर्तगीज आए थे बंदरगाह पर आते थे। ठीक है, तो बंदरगाह वो जगह होती है जहाँ पर बहुत सारे शिप्स आते हैं। सो पुर्तगीज जो थे बंदरगाह के थ्रू आए थे हमारे अंदर, हमारे देश के अंदर जो शिप्स थी, शिप्स बंदरगाह पे आते थे। ठीक है, तो जो पुर्तगीज जब आए थे तो जो हमारे बड़े हैं ऑथर बता रहे हैं उस टाइम पर क्या हुआ था, पुर्तगीज का रूल था, तब कुछ अच्छे दिन थे और उस टाइम पर जो ब्रेड थी, जो पुर्तगीज हमारे यहाँ पुर्तगीज ने हमारे यहाँ ब्रेड को इंट्रोड्यूस किया, उसके बारे में सोचकर अच्छा फील कर रहे हैं। Those eaters of loaves, वो ब्रेड खाने वाले, लोब्स का मीनिंग है इसलिए यहाँ पर ब्रेड खाना, might have vanished, जो ब्रेड खाते थे वो गायब हो गए। वैनिश का मीनिंग होता है गायब हो जाना। आपने टीवी में एक ऐड देखा होगा, वैनिश, काम शुरू करें बस 2 मिनट में। वैनिश एक डिटर्जेंट है जिसको आप लगा देंगे तो आपके दाग जो है वो छूट जाएंगे। आपने सुना होगा ना, दाग गायब हो जाएंगे, तो ये वैनिश वहीं से लिया गया है। बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन जो ब्रेड बनाने वाले हैं वो अभी भी वहाँ हैं। राइटर बता रहे हैं वो जो ब्रेड खाते थे ना वो तो चले गए हैं हमारे देश से, लेकिन जो ब्रेड बनाते थे वो अभी भी हमारे देश के अंदर हैं। We still have amongst us, हमारे बीच में है, the mixers, the modulars and those who bake the loaves, वो मिक्स यानी
यानी कि ब्रेड बनाने के लिए पहले हम मिक्सचर तैयार करते हैं। उसमें आटा होता है, बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग पाउडर होता है, और भी चीज़ें होती हैं, शुगर होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सर्स बोलते हैं। वो जो हमारे बीच मिक्सर्स थे, वो जो मोल्डर्स थे, मोल्ड पता है क्या होता है, मोल्ड होता है सांचा। जब हम बिस्किट बनाते हैं, जब हम टोस्ट बनाते हैं, बेसिकली क्या होता है, इनका एक सांचा होता है। जब हम केक बनाते हैं, केक का एक सांचा होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे मोल्डर्स बोलते हैं, उन्हें हम मोल्डर्स बोलते हैं। एंड दोस्त वो बेक द लोव्स, और वो जो क्या बनाते थे, जो ब्रेड बनाते थे, ब्रेड को पकाते थे, ब्रेड को बेक करते थे। सो हमें यहाँ पर राइटर ने बताया है कि जो हमारे बड़े हैं वो अपने पुराने अच्छे पुर्तगीज दिनों और उस समय पर जो ब्रेड मिलती थी उसको याद करते हैं। इसके अलावा राइटर हमें ये भी बताते हैं कि पुर्तगीज जो थे, यानी कि जो ब्रेड खाने वाले थे, वो भले ही अब गायब हो गए हो, लेकिन ब्रेड बनाने वाले अभी भी वहाँ पर हैं। जो मिक्सचर्स थे, जो सांचे थे, और जो ब्रेड को पकाते थे, वो अभी भी हमारे बीच में है। स्टिल हैव अमॉन्ग्स अस का मीनिंग है अभी भी हमारे बीच में है। बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनके बीच की जब हम बात करें तो हम अमॉन्ग का यूज करते हैं, इसी वजह से यहाँ पे हमने अमॉन्ग्स का यूज किया है। नेक्स्ट इज दोज इज ओल्ड, उस समय टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। उस समय पर जो, देखिए फर्नेस का मीनिंग होता है भट्टी। देखिए जो बड़े बड़े, देखिए जो जैसे पिज्जा हो गया, जैसे कि केक हो गया, इन सबको क्या हम बेक करते हैं, तो बेक करने के लिए अलग अलग अवन आ गए हैं। लेकिन अभी भी आप बहुत जगह पर देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं, वो कुछ इस तरह की होती हैं। ये ऐसा सा बना होता है एक प्लेटफॉर्म, यहाँ पर जगह होती है और यहाँ पर अंदर आग जल रही होती है। तो ये आग क्या करती है, जैसे आपने चूल्हे पर देखा है, चूल्हे पर रोटी पकती है, हम साइड में पकाते हैं, उसी तरह से बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम फर्नेसेस बोलते हैं। सो यहाँ पर बताया जा रहा है उस समय पर जो फर्नेसेस थी, जो भट्टियाँ थी, वो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। एग्जिस्ट का मीनिंग होता है इसलिए अस्तित्व होना, उनका अभी भी अस्तित्व है। अभी भी आप सिंपली लिखें तो उपस्थित। The fire in the furnaces has not yet been extinguished. जो उन भट्टियों की आग है अभी तक नहीं बुझी है। एक्सटिंग्विश का मीनिंग होता है बेसिकली बुझ जाना, और एक्सटिंग्विश्ड का यूज जनरली हम आग को बुझाने के सेंस में करते हैं। सो जो उन भट्टियों में आग लगी हुई है वो अभी भी शांत नहीं हुई है या फिर अभी भी नहीं बुझी है। The third and jingle of the traditional baker's bamboo herald his arrival in the morning can still be heard in some places. So यहाँ पर बताया गया है जो थर्ड है, थर्ड का मीनिंग होता है जो ठोकना। जब हम किसी को ठोकते हैं ना, ऐसे अगर हम हथौड़े से किसी चीज को ठोक रहे हैं तो जो आवाज निकलती है उसको हम थर्ड बोलते हैं। एंड जिंगल, जिंगल का मीनिंग भी यहाँ से आवाजें, जब हम घंटी बजाते हैं तो क्या करती है, घंटी जिंगल करती है, उसके बाद सुनाई देती है। ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, बैम्बू क्या होता है, बैम्बू पौधा होता है, एक पेड़ होता है बेसिकली। यहाँ पर एक चीज़ बताई गई कि जो पहले के ज़माने में बेकर्स थे उनके पास एक बैम्बू होता था, वो अपने बैम्बू को मारते हुए और बैम्बू की आवाज़ करते हुए आते। जैसे कि आपको याद होगा आपके बचपन में जब आइसक्रीम वाला आता था वो घंटी बजा के आता था, ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो बेकर्स हैं, जो ट्रेडिशनल यानी कि जो पुराने बेकर्स हैं, परंपरागत बेकर्स हैं, वो जब आते थे तो जो उनका बैम्बू होता था, उनकी जो आवाज़ होती थी, उनकी जो झनझनाहट होती थी, कनकनाहट होती थी, उसकी जो आवाज है, हेराल्ड का मीनिंग वैसे होता है घोषणा करना किसी चीज की। जो उनकी आवाज होती थी वो घोषणा करती थी, किसकी घोषणा करती थी, हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, सुबह के समय में उसके आने की। सो यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि जो हमारे परंपरागत बेकर्स थे उनके बैम्बू की जो थड़थड़ाहट की आवाज़ थी, जो जिंगल की आवाज़ थी, वो हर सुबह उनके आने के बारे में बताती थी या फिर उनके आने की घोषणा करती थी।
जैसे कि हमारे गांव में क्या होता है, जब कोई बाहर का पर्सन आता है, मान लीजिए कोई कुछ बेचने के लिए आया है, नॉर्मल वो स्ट्रीट साइड कोई वेंडर है और वो कुछ बेचने आया है, आइसक्रीम लगाने आया है या फिर कुछ और, तो क्या करता है वो घंटी बजाता है या फिर बोलते हुए आता है या फिर वो किसी पर्टिकुलर तरह की आवाज़ करता है जिससे आपको पता चल जाता है कि हाँ बेकर आ गया है या आइसक्रीम वाला आ गया है। तो उसी तरह से यहाँ पर जब बेकर आता था वो अपनी बैम्बू स्टिक को मारता था बार बार और बैम्बू स्टिक की आवाज़ सुनाई देती थी। कैन स्टिल बी हियर इन सम प्लेसेस, अभी भी कुछ जगह पर सुनी जा सकती है। मे बी द फादर इज नॉट अलिव, हो सकता है शायद, मे बी का मीनिंग जो होता है वो होता है शायद। शायद पिताजी अभी नहीं है, बट द सन स्टिल कैरीज द फैमिली प्रोफेशन, लेकिन जो बेटा है वो अभी भी जो हमारा परिवार का प्रोफेशन है, परिवार का जो व्यवसाय है, प्रोफेशन का मीनिंग होता है बेसिकली व्यवसाय होना, आप क्या काम करते हैं, परिवार के व्यवसाय को अभी भी संभाले हुए है, अभी भी चला रहा है। कैरिंग ऑन का मीनिंग होता है किसी चीज का जारी रहना, किसी चीज का कंटिन्यू रहना। तो यहाँ पर किसके हम कंटिन्यू रहने की बात कर रहे हैं, जो हमारे फैमिली का बिजनेस है, फैमिली का प्रोफेशन। आपने देखा होगा, ऐसा कई बार होगा, आपके गांव में हो सकता है या फिर आप जहाँ पर रहते हैं आपके शहर में किसी की साड़ी की शॉप है और वो साड़ी की शॉप बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत सालों से है। तो क्या होता है, उनके जो वंशज होते हैं वो साड़ी की शॉप को चलाते हैं, जो उनके सन होते हैं वो साड़ी की शॉप को चलाते हैं। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो किसी ने खोला, उसके बाद उनके सन थे, उनके डॉटर्स थे, उन्होंने उसको रन किया। ऐसी बहुत सारी शॉप्स होती हैं आपने देखी होंगी जो कई सालों से है। तो क्या होता है, जो उनकी आने वाली जनरेशन होती है, जो उनकी आने वाली पीढ़ी होती है, वो उस चीज़ को संभालती है। तो यहाँ पर ऑथर ने वही बताया है कि पुराने टाइम पे तो ऐसा होता था कि बेकार आता था, लेकिन अभी भी कुछ जगह ऐसी है गोवा की जहाँ पर आप उस आवाज़ को सुन सकते हैं, उस जिंगल को सुन सकते हैं जो बांस की जिंगल होती थी। हो सकता है उनके पिताजी हैं वो खत्म हो गए, वो पिताजी आज नहीं हो, लेकिन उनके बेटों ने क्या किया, वो जो उनका व्यवसाय था, जो उनका पारंपरिक प्रोफेशन था, उसको अभी भी बनाए रखा है, उसको अभी भी कैरी किया हुआ है। These bakers are even today known as pedder in Goa. इन बेकर्स को आज भी गोवा में पैडर के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, कोई सामान लेके आता है उसको हम फेरी वाला बोलते हैं, आपने सुना होगा फेरी वाला बोलते हैं, हॉकर बोलते हैं जो डिश पर आता है। उसी तरह से इन बेकर्स का भी एक पर्टिकुलर नाम था, उसको वो नाम क्या था, वो था हमारा पैडर। सो ओवरऑल इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया गया है, ओवरऑल इस पैराग्राफ में ऑथर ने हमें इतना बताया है कि जो गोवा था उसमें हम अपने पुराने दिनों को याद करते हैं, कब जो ब्रेड वाला होता था, जो बेकर होता था, वो आता था और हमें गोवा में हमें क्या देता था, ब्रेड्स देता था, लोफ्स बनाता था। जो पुर्तगीज थे, बेसिकली गोवा में कब इंट्रोडक्शन हुआ ब्रेड का, जब पुर्तगीज आए। पुर्तगीज नहीं है, लेकिन वो जो हमें देकर गए हैं ब्रेड बनाना, बेक करना, वो अभी भी वहाँ पर है। और कुछ जगह पर अभी भी देखा जाता है कि जो बेकर है वो आते हैं, किसकी आवाज़ करते हुए, यहाँ पर हमें बताया गया है बैम्बू की जो थर्ड एंड जिंगल है, ये आवाज़ करते हुए आते हैं। और हमें क्या बताया गया है, इन गोवा में जो ये बेकर है इनको पैडर बोला जाता है। ऑलराइट, इसको आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि बचपन में हमारे यहाँ आइसक्रीम वाला आता था ना, सेम आइसक्रीम वाले की जगह यहाँ पर बस जो बेकर है उसको ले आइए। जो ब्रेड बेचता है वो बेकर हो गया, आइसक्रीम वाला जो आइसक्रीम बेचता था, आइसक्रीम वाला आता था, सेम ऐसा ही तो होता था। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, हमारे गोवा में हमारे बचपन के दौरान, ड्यूरिंग का मीनिंग होता है दौरान, आवर चाइल्डहुड हमारा बचपन इन गोवा में हमारे बचपन के दौरान, द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, जो बेकर होते थे वो हमारे दोस्त हुआ करते थे। कंपेनियन एंड गाइड, हमारे साथी हुआ करते थे। कंपेनियन का मीनिंग होता है साथी होना, एंड गाइड, और हमारे प्रदर्शक हुआ करते थे। बेसिकली अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं, उस काम को कैसे हम सही ढंग से कर लेते हैं, कैसे हम सही ढंग से करेंगे, ये जो हमें बताता है उसको हम गाइड बोलते हैं। आपने सुना होगा ना
कि मैंने इनकी गाइडेंस में रहकर पढ़ाई की या फिर मैंने इनकी गाइडेंस में रहकर प्रैक्टिस की। तो किसी काम को करने का जो सही तरीका है उसमें हम मैक्सिमम आउटपुट कैसे दे सकते हैं, ये जो हमें बताता है उसे हम गाइड बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ऑथर है वो बता रहे हैं पुराने समय में जो बेकर होते थे वो हमारे दोस्त होते थे, हमारे साथी होते थे और हमारे प्रदर्शक होते थे। प्रदर्शक बेसिकली इसलिए बोला गया है, देखिए कोई भी जो आपसे उम्र में बड़ा होता है उसके पास कुछ हो ना हो लेकिन उसके पास एक चीज हमेशा आपसे ज्यादा होगी, वो होगी उसका अनुभव, उसका एक्सपीरियंस जीवन के प्रति। आपको उतना अनुभव नहीं होगा, भले ही बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान है और एक तरफ वो इंसान है जो काफी बड़ा है, उसकी उम्र ज्यादा हो गई है लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास हमेशा एक चीज ज्यादा होगी जिसकी उम्र बड़ी है, वो क्या है, वो है अनुभव, वो है एक्सपीरियंस। ऑलराइट, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बेकर्स होते होंगे वो जनरली बच्चों से बड़े होते होंगे, उनके बहुत से अनुभव होते होंगे, वो अच्छी अच्छी उन्हें चीजें बताते होंगे। ऑलराइट, he used to come at least twice a day, वो दिन में कम से कम 2 बार जरूर आते थे। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर बेकर की बात कर रहे हैं कि जो बेकर था वो दिन में 2 बार तो जरूर आता था। जैसे आप देखा होगा ना, पुराने टाइम में कुछ लोग थे वो दूध बेचने जाते थे। दूध पहले क्या होता था, घर घर बेचा जाता था, अभी तो शॉप पे मिल जाता है, लेकिन पुराने टाइम में क्या होता था, जो मिल्कमैन होता था वो घर घर जाकर दूध देता था। ठीक वैसे ही बताया गया है कि जो कम से कम ना 2 बार दिन में आता था। वंस, एक बार, when he set out in the morning on his selling round, जब वो आरंभ करते थे, जब वो निकलते थे। सेट आउट का बेसिकली मीनिंग होता है किसी जर्नी को स्टार्ट करना। तो यहाँ पर हम किस जर्नी की बात कर रहे हैं, इन द मॉर्निंग ऑफ हिज सेलिंग राउंड, अपने बेचने की जो जर्नी थी, किसको बेचने के लिए, जो उसके ब्रेड थे बेचने की जो जर्नी थी सुबह में, उसके लिए पहले वो शुरू करते थे। एंड देन अगेन, और दोबारा, व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, when he returned after, और जब वो वापस लौटते थे, इसके बाद emptying his huge basket, empty का मतलब होता है खाली हो जाना, अपनी बड़ी सी टोकरी को, यूज मतलब बहुत बड़ी सी टोकरी को खाली करके वापस आते थे। जैसे मैंने भी आपको बताया, जो मिल्कमैन होता था वो गांव जाता था, सुबह क्या होता था, सबसे पहले सबको दूध देता था सबके घर में, और फिर वो क्या करता था, वापस आता था। ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम बेकर की बात कर रहे हैं। बेकर क्या करता था, लगभग हमारे घर में, हमारे यहाँ पर 2 बार आता था। हमारे क्या कहते हैं, जहाँ पर राइटर रहा करते थे, 2 बार दिन में आता था। और पहला राउंड कौन सा होता था, जब वो बेचने के लिए आया। दूसरा राउंड जब वो अपनी टोकरी को खाली करके उसके ब्रेड्स को बेचने के बाद घर पर वापस आया। ऑलराइट, द जिंगलिंग थर्ड यानी जो उसकी आवाज थी, जिंगल करती हुई आवाज थी उसके बैम्बू की, जैसे आप मान सकते हैं जो घंटी की आवाज होती है ना, आइसक्रीम वाला घंटी बजाता है, ठीक उसी तरह जब बेकर आता था अपनी टोकरी पर बांस की आवाज करते हुए आता था। जो वो बांस थी, उसकी जिंगलिंग सी जो आवाज थी, उसको सुनकर हम अपनी नींद से जाग जाते थे। एंड वी रैन, और हम दौड़ते थे, टू मीट, उससे मिलने के लिए, एंड ग्रीट हिम, ग्रीट का मीनिंग बेसिकली होता है अभिवादन करना। अभिवादन क्या होता है, आप सुबह उठते हैं, आप सुबह उठ के अपनी मम्मी पापा को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, आप कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में टीचर को नमस्ते बोलते हैं या गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना, या सुप्रभात सर बोलते हैं। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं अभिवादन करना, ग्रीट करना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है जो उसकी जिंगल सी थर्ड थी, उसके बैम्बू की जिंगलिंग की जो आवाज़ थी, उससे हम अपनी नींद से जाग जाते थे और दौड़ कर उससे मिलने जाते थे, और हम क्या करते थे, उसका अभिवादन करते थे। ऑलराइट, Why was it so? और ऐसा क्यों, और हम ऐसा क्यों करते थे, तो राइटर बोल रहे हैं, Was it for the love of other loaf? क्या हमें ब्रेड से प्रेम था, ब्रेड चाहिए थी इसके लिए? Not at all, नहीं। The loaves were bought by some Paskin और Bashtan। सो यहाँ पर बताया गया है कि जो लोव्स थे वो तो खरीदे जाते थे, किसके द्वारा, पास्किन के द्वारा या फिर बेस्टाइन के द्वारा। अब ये दो लोग कौन है, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, जो घर के नौकर होते थे। देखिए बेसिकली क्या होता है, घर के नौकर जो होते हैं उनका अलग अलग नेम रख देते हैं लोग। तो गोवा में यहाँ पर इन्हें पास्किन बोला गया है और बेस्टाइन बोला गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो लोग जो थे वो ब्रेड थे वो तो मेड सर्वेंट खरीदते थे,
what we longed for were those bread bangles which we chose carefully. हम उनके लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होते थे, हम उनके लिए मरते थे। वो क्या थे? वो थे ब्रेड के छल्ले, जिन्हें हमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुली चूज करना पड़ता था। केयरफुली यानी कि जब हम कोई काम बहुत ज़्यादा सूझबूझ के साथ करते हैं, बहुत सतर्क होकर कोई काम करते हैं, उसे हम बोलते हैं केयरफुली। Sometimes it was sweet bread of special milk. कुछ कभी कभी क्या होता था, ये मीठी ब्रेड से बनी हुई एक मीठी ब्रेड होती थी, स्पेशल मीठी ब्रेड होती थी। तो इस पूरी पैराग्राफ का मीनिंग बेसिकली ये है कि ऑथर में बता रहे हैं कि सुबह सुबह जब जो लोव्स बेचने वाला था, वो जब आता था, लेकर आता था, तो हमें उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती थी। वो अपनी बैम्बू की स्टिक की आवाज़ करता था, उससे हम अपनी नींद से जाग जाते थे और हम उससे दौड़ कर मिलने जाते थे, उसका अभिवादन करते थे। अब राइटर में बता रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि हम इतना दौड़ के इतना खुशी से उससे मिलने क्यों जाते थे, हम ऐसा क्यों करते थे? फिर राइटर बताते हैं इसका मतलब ऐसा तो नहीं, हम पूछते हैं ना कि क्या आपको ये लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा ब्रेड पसंद थे, बहुत ज़्यादा लोग पसंद थे, इसलिए हम जाते थे? फिर वो बताते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, हम इसलिए नहीं जाते थे कि हमें बहुत ज़्यादा ब्रेड पसंद है। ब्रेड तो हमारे घर के जो सर्वेंट थे उनके द्वारा खरीदे जाते थे, उनका नाम क्या था? बस्टाइन और पास्केट, इनके द्वारा खरीदे जाते थे। हम वहाँ क्यों जाते थे? क्योंकि हमें जो ब्रेड के छल्ले होते थे, गोल गोल छल्ले होते थे, हमें वो चूज करने को मिलते थे, वो हमें दिए जाते थे, जिनको हम बहुत ज़्यादा केयरफुली चूज करते थे। और कभी कभी मीठी से बनी या फिर चीनी से बनी बहुत ज़्यादा मीठी ब्रेड होती थी, उसके लिए हम जाते थे, ना कि हम लोव्स के लिए। ऑलराइट, देखिए आप इसको ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि बेकर है, उसने कुछ छल्ले बनाए हैं, ब्रेड तो बनाया ही है, साथ में उसके साथ कुछ और चीज़ें भी बनाई है बच्चों के लिए। तो जब वो आता था तो वो उनसे चूज करने के लिए बोलता था कि इसमें से चूज करो, कौन कौन से चाहिए ले लो। तो बच्चे इस खुशी के लिए नहीं जाते थे कि वहाँ जाएंगे तो उन्हें ब्रेड मिल जाएगा, ब्रेड तो उनके घर वाले खरीद लेते थे। वो इसलिए जाते थे कि उन्हें छल्ले चूज करने के लिए मिलेंगे, वो छल्ले चूज कर पाएंगे। कभी कभी वो मीठी ब्रेड भी होती थी। ऑलराइट, the baker made his musical entry on the scene with the jing jang sound of his specially made bamboo staff. So यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि जो बेकर था वो अपनी एक संगीत में एंट्री बनाता था, संगीत में प्रवेश बनाता था ऑन द सीन, और एक स्कीन होता था जिसमें वो जंग जंग की आवाज़ करता था। बेसिकली यहाँ पर जो उसकी बैम्बू स्टिक्स थी, स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ था, यानी बैम्बू से अपना उसने एक यंत्र बनाया था, और उसकी जो आवाज़ होती थी झंग झंग, ये आती थी, और ये उसकी जो म्यूजिकल एंट्री होती थी। और जो बेकर था उसने इस तरह की अपनी एंट्री बनाई थी। आप ऐसा मान सकते हैं जैसे आइसक्रीम वाला आता है तो वो घंटी हो जाता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर बेकर आता था तो उसने अपना एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था बैम्बू से, और उसकी आवाज़ कैसी आती थी? झंग झंग की उसकी आवाज़ आती थी, झन 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 झन। आपने सुना है जैसे बच्चों के खिलौने होते हैं, बच्चों के खिलौने से कैसी आवाज़ आती है? झन झन झन। ठीक उसी तरह से जो बैम्बू है उसकी भी ऐसी आवाज़ आती थी। ऑलराइट, one hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. एक जो थी वो किसको सपोर्ट किए हुए थी, एक किस पर हाथ लगाई थी? अपनी बास्केट पर, जो कि उसके सर पर रखी थी, एंड अदर, और दूसरी क्या थी? वो देखिए यहाँ पर बैंड का मीनिंग है बैम्बू को यूज करना, बैम्बू से आवाज निकालना। तो बैंड इस बैम्बू को चलाने के लिए बताया गया है ऑन द ग्राउंड, यानी कि जो मैदान था उस पर। तो हमें बताया गया है कि जो सुबह सुबह बेकर आता था उसकी एंट्री कैसी होती थी? एक म्यूजिकल सॉन्ग लगता था, म्यूजिकल सॉन्ग लगता था बेसिकली इन द सेंस झंग झंग की आवाज़ होती थी, और वो अपनी बैम्बू स्टिक से करता था। एक हाथ से वो क्या करता था, उसके सर पे टोकरी होती थी लोग की, वो उसको पकड़े रहता था, जैसे अभी आपने देखा था यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर इसमें तो चलो दोनों हाथों से पकड़ा है, लेकिन यहाँ पर एक हाथ से टोकरी पकड़े होता था और दूसरे हाथ में इसका इंस्ट्रूमेंट होता था जिसको ये ग्राउंड पर बजाता था, जिससे पता चल जाता था कि हाँ ब्रेड बनाने वाला या फिर ब्रेड बेचने वाला आया है। ऑन द ग्राउंड
he would greet the lady of the house with good morning। वो घर की जो महिलाएं होती थी, बेसिकली आपने देखा होगा जैसे कोई साड़ी वाला आता है या फिर कोई चूड़ियां बेचने वाला आता है तो वो बोलता है ना, जनरली हमारे यहाँ क्या बोलता है, राम राम दीदी या फिर राम राम भैया। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको ग्रीट करना बोलते हैं। एक दूसरे को लोग ग्रीट कर रहे हैं, एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं। तो वो जो बेकर होता था वो घर की महिलाओं को क्या बोलता था, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर अलग तरह का माहौल था। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू। वर्टिकल आपने सुना होगा, ये हॉरिजेंटल होता है और ये वर्टिकल होता है। जब हम ऐसे कोई काम करते हैं तो इसको हम वर्टिकल बोलते हैं, जब हम ऐसे कोई काम करते हैं तो इसको हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं। ऑलराइट, सो जो इसके वर्टिकल बैम्बू था, आपको भी एक चीज याद दिलाती हूँ। पुराने टाइम में आपने देखा था पानी पूरी लोग बेचने आते थे, पानी पूरी के साथ वो एक बास्केट रखते थे जो कैसी होती थी, ऐसी होती थी, ऐसी और ऐसी, और इसके ऊपर वो अपने पानी पूरी का सामान रख लेते थे। और जब वो पानी पूरी खिला देते थे तो ये पन्नी एक हाथ में ले ली, ये दूसरे हाथ में ले लिया, और ये ऐसी होती थी, ये फोल्ड हो जाती थी, ऐसे ऊपर फोल्ड हो जाती थी। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि ये जो ब्रेड वाला था इसके पास एक वर्टिकल बैम्बू की कोई टेबल थी, उस टेबल पर वो रख लेता था। We kids, हम बच्चे would be pushed aside with a mild review and the loaves would be delivered to the servant। हम बच्चों को पीछे धकेल दिया जाता था। पुश असाइड का मीनिंग होता है थोड़ा सा पीछे कर देना। पुश असाइड यहाँ पर ऐसा नहीं किया जा रहा है कि उठा के पीछे फेंक दिया जा रहा है, नहीं, यहाँ पर जनरली बच्चों को थोड़ा सा पीछे कर दिया जा रहा है। अब माइल्ड रिव्यू, देखिए माइल्ड का मतलब होता है फीका या फिर हल्का। जब हमें किसी चीज के बारे में हल्का बताना हो, ये माइल्ड कलर है, आपने सुना हो ना, ये माइल्ड कलर है, इसका माइल्ड फ्रेग्रेंस है। माइल्ड यानी कि हल्का। रिव्यू का मीनिंग होता है किसी को डांटना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हल्की डांट की। हल्की डांट बेसिकली थोड़ी सी डांट, हमें थोड़ा सा डांट के पीछे कर दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि जब आपके घर में कोई छोटा बच्चा होता है, ठीक है, और उसका बर्थडे है मान लीजिए, ठीक है, और उसके बर्थडे पर बहुत बड़ा सा केक आया होगा, ठीक है, तो उस केक को देखकर उसके बच्चे के मन में क्या आएगा कि मैं इसे खा लूँ, ये तो आएगा, ये तो बाद में आएगा, पहले उसके मन में आएगा इसको मैं अपने हाथ में पकड़ लूँ। लेकिन उसके हाथ हैं छोटे छोटे, अगर वो अपने हाथ में पकड़ेगा तो वो गिरा देगा। तो कभी कभी क्या होता है, उसको हल्का सा डांट दिया जाता है कि पीछे हटो, तुम नहीं लोगे। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको हम करने से डांट देते हैं। हालांकि उनका मन बहुत होता है कि ये काम मैं कर लूँ, ये काम मैं कर लूँ, लेकिन उनको क्या किया जाता है, मना कर दिया जाता है ये काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ, आज से मुझे याद है बहुत सालों पहले, मुझे याद है जब मैं बहुत छोटी थी, व्हेन आई वाज 3 or 4 years old, ऑलराइट, तो उस टाइम में क्या था, मेरे घर पर एक फ्रिज था, लेकिन क्योंकि वो फ्रिज काफ़ी समय से था तो उसका जो गेट होता है वो गेट टूट गया था। तो हम लोग क्या करते थे, जनरली गेट को कुछ दिनों के लिए, उस समय पर जब तक ठीक नहीं हो रहा था उस समय पर गेट को वैसे ही लगा देते थे। अब फ्रिज का गेट जनरली ऐसा होता है, उसकी 2 रबर बैंड्स होती है जो आपस में चिपक जाती है। ऐसा होता था अगर तुम उसे खोलोगे तो वो गेट पूरा हट जाता था, ठीक है। तो कुछ समय तक, जब तक वो ठीक नहीं हो रहा था तब तक हम लोगों ने उसको वैसा यूज किया था। तो मुझसे सब लोग बोलते थे कि तुम फ्रिज खोलोगे नहीं रखे। मेरा बहुत मन करता था फ्रिज खोलने का। ऐसा होता है जनरली बच्चों को जिस काम के लिए मना किया जाता था वो काम बच्चे जरूर करेंगे। तो मैं छोटी थी, मेरा मन करता था, सब लोग मुझसे फ्रिज खोलने के लिए मना क्यों करते हैं, क्योंकि एक बड़ा इंसान जब फ्रिज को खोलेगा, उसका गेट टूटा हुआ है तो वो संभाल लेगा, लेकिन एक छोटा बच्चा खोलेगा जाके तो वो गेट पूरा गिर पड़ेगा, नहीं संभाल पाएगा। और मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मैंने गेट खोल दिया और वो गेट गिर पड़ा, मेरी डांट पड़ गई। सो यहाँ पर ऐसा ही होता है, जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो उन्हें कुछ काम करने के लिए मना कर दिया जाता था, हल्का सा डांट दिया जाता है कि काम बिगड़ ना जाए इसलिए। तो यहाँ पर राइटर वही बता रहे हैं कि जब वो ब्रेड वाला आता था तो हम बच्चों को तो डांट के पीछे खिसका दिया जाता था। एंड द लोव्स वो डिलीवर टू द सर्वेंट, और जो लोव्स होते थे और ब्रेड होते थे उनको सर्वेंट्स को डिलीवर कर दिया जाता था। यानी कि अभी मैं बताया गया था, जो पास्किन और बस्टाइन थे उनको वो लोव्स लेते थे, यानी कि जो सर्वेंट थे वो लोव्स लेते थे, घर पर रख देते थे। ऑलराइट, बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम लोग हार नहीं मानते थे। गिव अप का मीनिंग होता है हार मान लेना। लेकिन जो राइटर थे वो हार नहीं मानते थे और उनके दोस्त। We would climb a bench or the parapet and peep into the basket. Somehow, somehow का मीनिंग होता है किसी प्रकार।
या फिर हम इसको कैसे भी बोल सकते हैं। कैसे भी हम क्या करते थे, क्लाइंब का मीनिंग होता है चढ़ना। बेंच तो आप सभी लोग जानते होंगे, आपके घर में बेंच होती है जिस पर आप लोग बैठते हैं। हम लोग बेंच पर या फिर पैरापेट में एक तरह की बेंच होती है, एक तरह का स्टूल होता है, उसको हम पैरापेट बोलते हैं, उस पर चढ़ जाते थे। और पीप का मीनिंग होता है झांकना, झांक कर देखना। सो पीप का मीनिंग होता है झांक कर देखना, और हम झांक कर टोकरी में देखते थे। अब क्या होता था, जब नान वाला आता था, जो ब्रेड बेचता था वो आता था, तब क्या होता था, बच्चों को डांट कर पीछे भगा दिया जाता था। लेकिन अब राइटर बता रहे हैं कि हम लोग फिर भी हार नहीं मानते थे। हमारी भले ही थोड़ी सी डांट पड़ जाती थी और हमें पीछे कर दिया जाता था, लेकिन हम फिर भी हार नहीं मानते थे। हम क्या करते थे, बेंच पर चढ़ जाते थे या फिर पैरापेट पर चढ़ जाते थे, और किसी तरह से किसके अंदर झांक कर देखते थे, जो हमारी बास्केट थी, जो हमारी टोकरी थी, उसके अंदर झांक कर देखा करते थे। I can still recall the typical fragrance of those looks. I can still recall, मैं अभी भी याद कर सकता हूँ। Recall का मीनिंग होता है उन्हें याद करना किसी चीज को। Still means अभी भी, मैं अभी भी पुनः याद कर सकता हूँ क्या, द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोग। टिपिकल देखिए, फ्रेग्रेंस जो होती है उसका यूज हम खुशबू के लिए करते हैं। फ्रेग्रेंस का मीनिंग होता है खुशबू। राइटर बता रहे हैं कि जो भी अच्छी खुशबू आती है, टिपिकल का मीनिंग होता है जैसा कई टाइम से चला आ रहा है वैसा, यानी कि जो ब्रेड थे उनकी खुशबू कई टाइम से एक जैसी ही थी, तो इसी वजह से यहाँ पर हमने टिपिकल का यूज किया है। तो राइटर बताते हैं कि मैं अभी भी जो ब्रेड के लोब्स थे, लोब्स हमने किसके लिए यूज किया है, ब्रेड के जो टुकड़े थे, डबल रोटी के जो टुकड़े थे उन्हें हम लोब्स बोलते हैं। अभी भी मैं जो ब्रेड के टुकड़े थे उनकी खुशबू को याद कर सकता हूँ। Loaves for the elders and the bangles for the children. जो लोब्स थे, जो पाव रोटी थी, वो किनके लिए थी, एल्डर्स का मीनिंग होता है बड़े, बड़ों के लिए थी, और जो बैंगल्स यानी कि जो छल्ले थे वो किसके लिए थे, फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए थे। अभी हमें राइटर ने बताया था कि जब ब्रेड वाला आता था वो अपनी बांस की, उसके पास एक डंडी थी और झंझ झंझ की आवाज करते हुए वो आता था, तो जो छोटे बच्चे होते थे बिना कॉलगेट किए, बिना ही अपने टीथ ब्रश किए उसके पास पहुंच जाते थे। क्यों, क्योंकि उन्हें छल्ले चूज करने को मिलता। छल्ले क्या होते थे, मीठी ब्रेड से जो बेकर होता था वो छोटे छोटे से छल्ले बनाता था बच्चों के लिए। तो यहाँ पर वही बताया गया है, जो लोब्स थे वो बड़ों के लिए थे और जो छल्ले थे वो बच्चों के लिए थे। Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouth properly. और तब हमें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं होती थी। किसकी परवाह, to brush our teeth, अपने दांतों को साफ करने की, और wash our mouth properly, और अपने मुंह को ठीक से साफ करने की। वॉश आवर माउथ प्रॉपर्ली, प्रॉपर्ली का मीनिंग होता है ठीक से या फिर अच्छी तरह से। वॉश धोना, माउथ यानी कि अपने मुंह को। अब राइटर हमें बता रहे हैं जो लोब्स होते थे वो बड़ों के लिए होते थे, जो छल्ले होते थे, जो बैंगल्स होती थी वो छोटे बच्चों के लिए होती थी। और इसके बाद क्या होता था, राइटर इस चीज की भी परवाह नहीं करते थे कि उन्होंने ब्रश नहीं किया है या फिर उन्होंने मुंह नहीं धोया है। एंड वाई शुड बी, और हमें इसकी केयर करनी भी क्यों चाहिए। ये पूरा सेंटेंस इस तरह से होगा, एंड वाई शुड वी केयर, और हमें केयर करनी भी क्यों चाहिए। जैसे कि हिंदी में होता है ना, अब जैसे कि हमसे कोई मिलने आया, ठीक है, तो उससे क्या पूछेंगे कि वाई आर यू कम हियर, तुम यहाँ क्यों आए हो, तो बताएगा ये काम है, तो आप बोलोगे अच्छा। फिर वो बोलेगा मुझे इन व्यक्ति से मिलना है, आई वॉन्ट टू मीट समवन, सो फिर आप बोलोगे वाई, क्यों। आप ऐसा तो नहीं बोलोगे कि तुम क्यों उनसे मिलना चाहते हो, आप जनरली बोलोगे वाई, क्यों। इसी तरह से इंग्लिश में होता है। इंग्लिश में भी हम जब जनरल डे टू डे लाइफ में टॉक करते हैं, डे टू डे लाइफ में बातें करते हैं, तो पूरा सेंटेंस बार बार नहीं कहते हैं। जिस तरह से हिंदी में हम थोड़ी सी बात कहकर
अर्थ समझ लेते हैं, उसी तरह से इंग्लिश में भी थोड़ी सी बात कहकर अर्थ को समझा जा सकता है। तो यहाँ पर लिखा है एंड वाई शुड वी, और हमें क्यों परवाह करनी चाहिए। इससे पहले राइटर ने बताया कि हमें परवाह नहीं होती थी ब्रश करने की और माउथ अपने मुंह को धोने की। उसके बाद राइटर बता रही है और हमें ऐसा होना भी क्यों चाहिए। Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? अब इतनी परेशानी कौन उठाए, किसके लिए। प्लकिंग द मैंगो ट्री, प्लक का मीनिंग होता है तोड़ना। जनरली प्लक का यूज हम फूल तोड़ने या फिर फल तोड़ने या फिर पत्ती को तोड़ने के लिए करते हैं। अब जो आम के पेड़ की पत्तियां हैं उनको तोड़ने का ट्रबल का मीनिंग होता है कष्ट या फिर परेशानी। सिर्फ दांत को साफ करने के लिए, सिर्फ टूथब्रश करने के लिए अब आम की पत्तियों को तोड़ने का कष्ट कौन उठाए। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और इसकी आवश्यकता ही क्या है। नेसेसरी का मीनिंग होता है आवश्यकता, और इसकी आवश्यकता ही क्या है, इन सब की आवश्यकता क्या है। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, जो बाघ होता है, टाइगर का मीनिंग क्या होता है बाघ, जो बाघ होता है वो तो कभी अपने दांत साफ नहीं करता है। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल जो गर्म चाय होती है वो साफ कर सकती है और अच्छी तरह से साफ कर सकती है किन्हें, हमारे दांतों को। सो राइटर का कहने का मीनिंग यहाँ पर ये है कि हम जब ब्रेड वाला आता था तो हम भाग कर उसके पास चले जाते थे और हमें अपने दांतों को साफ करने या फिर अपने चेहरे को धोने की भी फिक्र नहीं होती थी। उसके बाद राइटर बताते हैं कि और फिक्र करनी भी क्यों चाहिए। अब सिर्फ दांतों को साफ करने के लिए आम की पत्तियों को कौन तोड़ने जाए। उसके बाद राइटर बताते हैं कि बाघ भी तो ब्रश नहीं करता है ना, लेकिन उसके दांत तो कितने खुखार होते हैं। उनके कहने का मतलब यही था, हालांकि कहा नहीं है इसमें। उसके बाद राइटर बोलते हैं कि जो गर्म चाय होती है, हम सुबह सुबह जो गर्म चाय पीते हैं वो काफ़ी होती है किसके लिए, हमारे दांत को अच्छे से साफ करने के लिए। ऑलराइट, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द फॉल। मैरिज गिफ्ट यानी कि शादी में जो एक दूसरे को तोहफे दिए जाते हैं वो आर मीनिंगलेस, जिसका कोई अर्थ ना होना। मीनिंगलेस को बोलते हैं हम अर्थहीन। मीनिंग का मीनिंग क्या होता है अर्थ, मीनिंगलेस क्या हो गया अर्थहीन, जिसका कोई अर्थ ना हो। शादी के तोहफे अर्थहीन होते थे विदाउट द स्वीट ब्रेड, बिना मीठी ब्रेड के। नॉन एज द बॉल, जिसे हम बॉल कहते थे। देखिए जब हम किसी को कुछ गिफ्ट देते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर सेरेमनी में किसी चीज़ का यूज़ करते हैं, देखिए जैसे जनरली देखिए हम पानी होता है डे टू डे लाइफ में हम उसे पानी ही बोलते हैं, वाटर बोलते हैं, लेकिन जब कोई पूजा का स्थान होता है तो वहाँ पर कभी भी पानी नहीं बोला जाता है, वहाँ क्या बोला जाता है, वहाँ हमेशा जल बोला जाता है कि जल लाइए। आपने कभी भी कोई पूजा का स्थान हो, वहाँ पर अगर कोई पूजा हो रही हो, हवन हो रहा हो, तो वहाँ पर कभी आप ये नहीं सुनेंगे कि पानी ले आइए, वहाँ पर क्या बोलते हैं जल ले आइए। तो अलग अलग सेरेमनीज में कोई भी पर्टिकुलर चीज़ होती है उसके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कद्दू की सब्जी बनाते हैं तो घर पर आप उसे कद्दू की सब्जी बोलते हैं, लेकिन अगर आप कहीं किसी दावत में जाते हैं जहाँ पर कद्दू बना हुआ है और वहाँ पर ऐसा सिस्टम है जहाँ पर बैठ कर खिलाया जाता है, तो वहाँ पर क्या बोलते हैं काशी फल काशी फल काशी फल, या सीताफल सीताफल सीताफल। सो अलग अलग जगह पर चीज़ों के अलग अलग नेम होते हैं। सो वही यहाँ पर बताया गया है कि जो मैरिज में शादी होती थी उसमें जो गिफ्ट दिए जाते थे उनको हम क्या बोलते थे, उनको हम बोल बोलते थे। और ये क्या होती थी, ये होती मीठी ब्रेड ही थी, स्वीट ब्रेड होती थी। सो शादियाँ जो होती थी, शादियों के तोहफे जो होते थे बिना मीठी ब्रेड के, जिसको बोल कहा जाता है, अर्थहीन होते थे। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट loses his charm without bread। जिस तरह से कोई भी पार्टी या फिर कोई भी फीस्ट का मीनिंग होता है दावत। आप बोलते हैं ना जनरली कि आज तो दावत है, आज तो दावत में जाऊंगी, तो फीस्ट का मीनिंग होता है दावत। जिस तरह से कोई भी पार्टी या फिर दावत खो देती थी अपना चार्म, चार्म का मीनिंग होता है अपना अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। चार्म का यूज हम तब करते हैं जब कोई भी चीज़ अट्रैक्टिव होती है, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग होती है, मेस्मराइजिंग होती है, तो वहाँ पर हम चार्म का यूज़ करते हैं। बहुत ही ज़्यादा आकर्षक होने के लिए भी हम चार्म का यूज़ करते हैं। जिस
तरह से कोई भी पार्टी या फिर दावत अपना आकर्षण खो देती थी बिना किसी ब्रेड के। सो यहाँ पर बताया गया है मैरिज गिफ्ट जो होते थे ब्रेड के बिना अर्थहीन होते थे, और शादी पार्टियां भी क्या होती थी, मीठी ब्रेड के बिना अर्थहीन होती थी, उनका कोई आकर्षण नहीं बचता था। Not enough can be said to show how important a baker can be for a bride. ये कहना पर्याप्त नहीं होगा कि कितना ज़्यादा एक बेकर यानी कि एक ब्रेड बनाने वाला महत्वपूर्ण होता है एक गांव के लिए। फॉर अ ब्रेड मीन्स एक गांव के लिए। द लेडी ऑफ द हाउस must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. जो घर की महिला होती है, जो घर की मालकिन होती है, must prepare sandwiches, उसे निश्चित ही बनाने चाहिए। प्रिपेयर का मीनिंग वैसे होता है तैयारी करना, लेकिन प्रिपेयर का यूज हम किसी चीज को बनाने के लिए भी करते हैं। I prepare this for you. So जो घर की महिला होती थी उन्हें क्या बनाने चाहिए थे, उन्हें सैंडविचेस बनाने चाहिए थे। अकेजन का मीनिंग होता है अवसर पर। किस अवसर पर, ऑन हर डॉटर्स एंगेजमेंट, अपनी बेटी की मंगनी पर या फिर अपनी बेटी की एंगेजमेंट पर। एंगेजमेंट किसे कहते हैं, एक रिंग सेरेमनी होती है जब दो लोगों की शादी होने वाली होती है तो उसे हम एंगेजमेंट बोलते हैं। सो हमें यह बताया जाता है जो महिला होती है घर की, मुख्य प्रधान महिला होती है घर की, वो क्या करती है, उसको सैंडविचेस बनाने चाहिए अपनी बेटी की रिंग सेरेमनी या फिर कहीं एंगेजमेंट के अवसर पर। केक्स एंड बॉलेनहार्स आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल। केक्स एंड बॉलेनहार्स ये दोनों डिशेज हैं। केक्स तो आप जानते होंगे, बॉलेनहार्स की डिश होती है। आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज फॉर अदर फेस्टिवल, क्रिसमस के लिए और दूसरे अन्य त्योहारों के लिए जो ब्रेड, केक्स और बॉलेनहार्स होते थे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते थे, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं। Thus, इसीलिए the presence of the baker's furnace in the blaze is absolutely essential. इसीलिए जो बेकर की उपस्थिति होती है, प्रेजेंस का मीनिंग होता है उपस्थित होना। बेकर की जो उपस्थिति होती है, बेकर्स फर्नेस, बेकर की जो भट्टी होती है उसकी उपस्थिति महत्वपूर्ण होती है। किसके लिए, बहुत ही ज्यादा, एब्सोल्युटली एसेंशियल। एसेंशियल का मीनिंग होता है कोई भी चीज आवश्यक होना या फिर महत्वपूर्ण होना। इसीलिए बेकर्स की भट्टी की जो क्या कहते हैं, बेकर्स की भट्टी की जो प्रेजेंस होती है, जो उपस्थिति होती है, वो एक गांव के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। एब्सोल्युटली मीन्स होता है बिल्कुल ही आवश्यक होती है। ऑलराइट, सो इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया गया है कि शादियां होती थी, दावतें होती थी, उनमें भी ब्रेड का यूज़ किया जाता था, और शादियों में जो गिफ्ट दिए जाते थे वो तो मीठी ब्रेड के बिना अर्थहीन होते थे। उसके बाद हमें राइटर ने क्या बताया है, उसके बाद राइटर हमें बताते हैं कि एक घर में जब किसी की बेटे की मंगनी होती थी, किसी की बेटे की एंगेजमेंट होती थी, तो उसे सैंडविचेस जरूर बनाने चाहिए, और जो केक्स और बॉलेनहार्स थे वो क्रिसमस के लिए और दूसरे अन्य त्योहारों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। इसीलिए जो बेकर की भट्टी होती है उसकी उपस्थिति किसी भी गांव के लिए अति आवश्यक होती है। द बेकर और ब्रेड सेलर, जो बेकर या फिर ब्रेड को सेल करने वाला होता था, ब्रेड को बेचने वाला होता था, ऑफ दोज डेज, उन दिनों, हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस नॉन एज द कबाई। सो यहाँ पर बताया गया है जो बेकर होता था उन दिनों, वो एक पेक्यूलियर का मीनिंग होता है अजीब सा होना, किसी चीज का नॉर्मल से हटकर होना। तो वो एक अजीब सी ड्रेस पहनता था जिसको हम कबाई के नाम से जानते हैं। ये उसकी ड्रेस का नेम है बेसिकली। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। ये एक लौती लंबी फ्रॉक होती थी, रीचिंग डाउन टू द नीज, जो कि घुटनों तक जाती थी। इन आवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन में, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. हम जब छोटे थे, हमारे बचपन में हमने बेकर्स को देखा है, क्या पहने हुए देखा है, शर्ट और ट्राउजर। ट्राउजर्स का मीनिंग होता है सिंपली जो हमारे पैंट्स होते हैं ना, पैंट्स से थोड़े अलग होते हैं ट्राउजर्स, ठीक है, तो उन्हें हम पैरों में पहनते हैं।
सो ट्राउजर्स क्या होते थे, वो शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस, जो लंबे पैंट होते हैं, फुल पैंट होते हैं, उनसे छोटे होते थे, एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, और जो हाफ पैंट होते थे उनसे थोड़े बड़े होते हैं। आपने कैफ्री सुना होगा, आपने अपने बचपन में कैफ्री सुना होगा कि बच्चे कैफ्री पहनते हैं, समथिंग लाइक दैट। ऑलराइट, सो यहाँ पर जो ट्राउजर्स होते थे वो लंबे पैंट से थोड़े से छोटे और हाफ पैंट से थोड़े बड़े होते थे। ऑलराइट, इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट व्हिच रीचेस जस्ट बिलो द नीज, यहाँ तक कि आज भी जब कोई ऐसा पैंट पहनता है जो कि उसके घुटनों से थोड़ा ही नीचे होता है, invites the comment that he is dressed like a pedal, तो उसे लोग इस तरह से कमेंट करते हैं कि उसने तो एक पैडल की तरह कपड़े पहन रखे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली इस पैराग्राफ में राइटर ने जो पैडल किस तरह के कपड़े पहनता है, जो बेकर होता है वो किस तरह के कपड़े पहनता है, ब्रेड सेलर होता है किस तरह की पोशाक पहनता है, इसके बारे में बताया है। जनरली वो क्या करते थे, फ्रॉक पहनते थे जो उनके घुटनों तक जाती थी, और जब राइटर छोटे थे अपने बचपन के बारे में बताते हैं कि उस समय पर जो बेकर होते थे वो शर्ट और ट्राउजर्स पहना करते थे, और आज भी जब कोई उन्हें ट्राउजर पहने दिख जाता है या फिर ऐसी पैंट पहने दिख जाता है जो लंबी पैंट से बड़ी और घुटनों तक जो आती है, छोटी पैंट से थोड़ी बड़ी और लंबी पैंट से थोड़ी छोटी होती है, उसे लोग क्या कहते थे कि तुमने एक पैडल की तरह कपड़े पहन रखे हैं। ऑलराइट, The baker usually collected his bills at the end of the month. जो बेकर होता था, usually का मीनिंग होता है आमतौर पर। जो बेकर होता है वो आमतौर पर कलेक्टेड का मीनिंग होता है एकत्रित करना या फिर इकट्ठा करना, एकत्रित किया करता था his bills, अपने बिल्स को at the end of the month, महीने के बिल्कुल अंत में। Monthly accounts used to be recorded on some wall in pencil. जो मंथली अकाउंट होते थे, मंथली अकाउंट का मीनिंग है बेसिकली मंथली जो उसके खर्चे हुए हैं, जो उसे किसी के घर से उसकी पूरी तनख्वाह बन गई है वो लेनी है, यानी कि पूरे महीने का हिसाब लेना है जो ब्रेड का, तो वो क्या होता था, used to be recorded, रिकॉर्ड होता था या फिर लिखा हुआ होता था on some wall in the pencil, किसी भी दीवार पर पेंसिल से। Baking was indeed a profitable profession in the old days. Baking was indeed का मीनिंग होता है वास्तव में। वास्तव में जो बेकिंग का बिजनेस था वो एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, एक लाभदायक प्रोफेशन था। प्रोफेशन का मीनिंग क्या होता है, जो लोग उद्यम कर रहे हैं, उद्यम का मीनिंग जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं। पुराने दिनों में जो बेकिंग का प्रोफेशन था वो एक बहुत ज़्यादा लाभदायक व्यवसाय था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, जो बेकर होता था और उसका परिवार होता था, नेवर स्टार्व्ड का मीनिंग होता है भूखमरी, भूख से कभी नहीं मरते थे। He, his family and his servants always looked happy. वो, उसका परिवार और उसके नौकर हमेशा खुशी दिखाई देते थे, खुश दिखाई देते थे। Always looked happy means हमेशा खुश दिखाई देना, हमेशा खुश दिखाई देते थे। एंड प्रॉस्परस, प्रॉस्परस का मीनिंग होता है समृद्ध, और समृद्ध दिखाई देते थे। Their plump physique was an open testimony to this. और जो उनका हट्टा कट्टा शरीर था, प्लम फिजिक का मतलब होता है किसी का मोटा ताजा शरीर होना, किसी का हट्टा कट्टा शरीर होना, मोटा शरीर। फिजिक का मीनिंग होता है तुम्हारी शरीर, तुम्हारा शरीर कैसा है। जो उनका मोटा ताजा शरीर था वो ओपन टेस्टिमनी का मीनिंग होता था, ओपन टेस्टिमनी का मीनिंग होता है प्रत्यक्ष प्रमाण होना, ऐसा प्रमाण जो कि हमारे सामने ही हो। और उनका जो हट्टा कट्टा मोटा ताजा शरीर था वो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण था। इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी, एनी पर्सन विद अ जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, ऐसा इंसान जिसका एक कटहल की तरह, जिसकी कटहल की तरह बॉडी होती थी। बेसिकली यहाँ पर कटहल की तरह बॉडी होने का मतलब ये है कि उसका शरीर बहुत ज्यादा मजबूत और हट्टा कट्टा होता है। कटहल आपने देखा है, नुकीला सा होता है, बड़ा सा होता है, मोटा सा होता है। तो यहाँ तक कि आज भी कोई ऐसा इंसान जो कि कटहल की तरह हट्टा कट्टा है, कटहल की तरह मोटा है, उसका फिजिकल अपीयरेंस एक कटहल की तरह है, इज इजली
कंपेयर इज इजली कंपेयर टू अ बेकर, उसको बहुत ही आसानी से हम एक बेकर से कंपेयर कर देते थे या फिर हम उसकी तुलना एक बेकर से कर देते थे। सो इस पैराग्राफ में बेसिकली हमें क्या बताया गया है, जो बेकर होता था वो महीने के अंत में अपना सारा हिसाब करता था, एक दीवार पर अपने हिसाब को लिखता था, और जो बेकर होते थे, बेकिंग का जो प्रोफेशन था उन दिनों बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल था। बेकर्स और उसके घर वाले हमेशा खुश रहते थे और वो कभी भी भूखे नहीं मरते थे। और हमें क्या बताया गया है, जो बेकर का जो फिजिक होता था, बेकर की जो पर्सनैलिटी होती थी, फिजिक होती थी, उनकी जो स्ट्रेंथ होती थी, वो उनके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण थी। और यहाँ तक कि आज भी जब किसी का हट्टा कट्टा शरीर देखते हैं तो उसको बहुत ही आसानी से एक बेकर से हम कंपेयर कर देते हैं। सो ये था हमारा ओवरऑल पार्ट 1 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आपका होमवर्क ये है कि आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, और इसमें जो भी आपको मीनिंग नहीं पता है, जो भी कठिन मीनिंग आपको लगे उन सभी को लर्न करना है। सो बेसिकली ये जो स्टोरी थी एक गोवा के बेकर के बारे में थी। जिस तरह से हम अपने बचपन में देखते हैं, काला खट्टा वाला आता था, आइसक्रीम वाला आता था, कुल्फी वाला आता था, उसी तरह से गोवा में क्या होता था, गोवा में एक बेकर आता था, गोवा में पाव रोटी वाला आता था, गोवा में ब्रेड बेचने वाला आता था। सेम वैसे ये स्टोरी है, सिर्फ चीज़ें चेंज हुई हैं। आपके बचपन में जैसे चूरन वाला आता था और गोवा में क्या आता था, एक बेकर वाला आता था, सिंपली। अब राइटर उसमें बताते हैं कि बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, वो मंथ के एंड में सबका हिसाब लिया करता था, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बच्चों के लिए छल्ले बनाए थे। तो ओवरऑल ये राइटर के एक्सपीरियंसेस हैं जो उन्होंने अपने बचपन में लिखे थे। ऑलराइट, हैव अ वंडरफुल डे, थैंक यू सो मच।